हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वेक्टर का प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि स्केलर को डिफाइन कैसे करते हैं, स्केलर के एग्जाम्पल्स में कौन कौन होते हैं। फिर हमने वेक्टर को डिफाइन किया था, वेक्टर के एग्जाम्पल्स में कौन कौन होते हैं। फिर हमने आपको डेफिनिट डायरेक्शंस के बारे में समझाया था, डेफिनिट डायरेक्शंस हमारे कौन कौन होते हैं। अब आज के क्लास में वेक्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें वेक्टर का कोऑर्डिनेट राइटिंग सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट राइटिंग इन वेक्टर। वेक्टर में कोऑर्डिनेट कैसे राइट करते हैं ये सीखेंगे। आप लोग लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो कट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों एक्सिस का, उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन से स्टार्ट करते हुए एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वह एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हमने ले रखा है? 3 मीटर। तो ये 3 मीटर क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई और जेड के अलोंग हमने डिस्टेंसेज कुछ भी नहीं सोचा है। इसका मतलब वाई और जेड 0 होगा। तो ए का जब कोऑर्डिनेट हमने लिखा है 3 मीटर 0 0, तो एक्स का वैल्यू 3 मीटर है, वाई 0 है, जेड 0 है ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब जब एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो केवल डिस्टेंसेज एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्टेंसेज नहीं लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस पर ओ से 4 मीटर डिस्टेंस पर बी पॉइंट हमने लिया है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में एक्स शामिल नहीं है। एक्स के अलावा कोई डिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया है, जेड के अलावा हमने नहीं किया है, इसलिए एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। केवल यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये 4 मीटर होगा ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखो कि जब जेड एक्सिस पर अगर कोई सी पॉइंट ले लिया, हमने समझाने के लिए कोई डेटा 3, 4, 5 दिया, कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 3, 4, 5 लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर 3 लिया है, वाई एक्सिस पर 4 लिया है, जेड एक्सिस पर 5 लिया। आपको मर्जी लगे तो इस नंबर वैल्यू को बदलकर भी सोच सकते हो। तो सी पर जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0 और जेड का वैल्यू 5 मीटर है। अब यहाँ पर आप देखें कि सी का कोऑर्डिनेट जब आपने लिखा तो एक्स वाई 0, जब आप बी का लिखा तो एक्स जेड 0, वाई, मतलब जिस एक्सिस पर आप लिख रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। ये था कोऑर्डिनेट ऑन एनी एक्सिस। अब आगे हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट इन प्लेन। कोऑर्डिनेट ऑन एनी एक्सिस के बाद कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन की बात करते हैं। अब इन एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन की। जब एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, मतलब जेड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो एक्स वाई प्लेन के लिए जेड 0 हो गया। अब जरा यहाँ से सोचिए कि जब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस हमने 3 मीटर लिया और उसी टाइम में वाई के लॉन्ग डिस्टेंस 4 मीटर लिया। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर, वाई एक्सिस के अलोंग 4 मीटर और जेड के अलोंग हमने नहीं सोचा है, इसलिए 0 हो गया। अब देखिए, जैसे एक्स वाई प्लेन पर हमने सोचा तो जेड 0 था। अब उसी तरीके से सोचिए अगर वाई जेड प्लेन पर सोचेंगे तब क्या होगा? वाई जेड प्लेन पर सोचेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो q कोऑर्डिनेट, जैसे हमने एक्स वाई पर p दिखलाया वैसे ही हम वाई जेड पर q दिखलाएंगे। तो q का कोऑर्डिनेट में x 0 हो जाएगा, y 4 हो जाएगा, z 5 हो जाएगा। एंड इन x z प्लेन की जब बात करेंगे तो वहां पर y का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हमने कर दिया और r
305 मिलेगा। इस तरीके से प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे राइट करते हैं, एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कैसे राइट करते हैं, ये हमने सीखा। फिर हम आगे सीखेंगे कि एक्स वाई जेड तीनों अगर होगा तब कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर v, ये करेक्ट स्टाइल है, ये स्टाइल रॉन्ग है, ये तरीका हमारा सही नहीं है। आप अपने दिमाग में ये नहीं लाएंगे कि इस एरो का मतलब राइट साइड है और इस एरो का मतलब लेफ्ट साइड है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहे राइट रहे, चाहे लेफ्ट रहे, चाहे अप रहे, चाहे डाउन रहे, एरो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही हम दिखलाते हैं। जो भी सिंबल यूज करते हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए यूज किया तो वेलोसिटी के ऊपर लेफ्ट टू राइट, एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन पर लेफ्ट टू राइट। कभी भी राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन या डाउन टू अप वेक्टर के सिंबल में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के टर्म में, स्ट्रेट लाइन के टर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कि वेलोसिटी को AB लाइन से दिखलाना है तो AB पर क्या करेंगे? एक एरो पुट अप करेंगे, और AB पर जब एरो पुट अप करेंगे तो एरो का जो पॉइंटेड पोर्शन है ये हेड हो गया, और जो फ्लैट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, ये हमारा टेल हो गया। अब कोई भी वेक्टर को जब स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्यों स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल साइड टू हेड साइड। एरो दिखलाने का मतलब होता है कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन टेल साइड टू हेड साइड में होगा। मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तब, अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन AB। AB स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन कहां से हमने लिया? टेल से हेड साइड, हेड से टेल साइड कभी भी नहीं सोचते। अब आगे हम लोग देखें वेक्टर्स अलोंग एक्सिस, एक्सिस एक्स वाई जेड आपने पढ़ा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को आई कैट, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैट और जेड एक्सिस के अलोंग के कैट। अब आपके दिमाग में याद आ होगा कि अभी तो आपने बताया था एरो, और एरो के बाद अचानक से कैट क्यों? कैट का राइटिंग क्या शो करता है इसको हम समझते हैं। आई कैट, जे कैट, के कैट, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। क्यों बोलते हैं? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, यूनिट का मतलब 1। वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, यूनिट का मतलब 1। तो यहाँ पर आई, जे और के का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, और आई का डायरेक्शन इसके अलोंग होगा, वाई का डायरेक्शन, जे का डायरेक्शन इसके अलोंग, और के का डायरेक्शन इसके अलोंग। कैट जो यहाँ पर हमने लिखा है फॉर यूनिट वेक्टर, किसके लिए लिखा है? यूनिट वेक्टर के लिए। मॉड ऑफ आई इक्वल टू मॉड ऑफ जे इक्वल टू मॉड ऑफ के इक्वल टू 1। ये मॉड का जो साइन है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो जहां पर भी इस तरीके का एरो देंगे वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके आगे हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं कि मैग्नीट्यूड फार्मूला फॉर ए वेक्टर क्या होगा। अभी जो भी बातों को हमने सीखा था कि आई, जे और के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप केयर कीजिए, आई, जे, के अल्फाबेटिकली लिखा था, ठीक उसी तरीके से जैसे अल्फाबेटिकली आई, जे, के को हमने लिया, उसी तरीके से एक्स, वाई, जेड है, उसी तरीके से अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ 3 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंटली यूज होता है। उसमें पहला हमने क्या कहा? एक्स, वाई, जेड, दूसरा हमने क्या कहा? अल्फा, बीटा, गामा, और तीसरा हमने क्या कहा? आई, जे, के।
अब यहाँ पर मान लो कि एक्स वाई एक्सिस को हमने कंसीडर किया है और एक्स वाई एक्सिस आई मीन एक्स वाई प्लेन, हमने जेड के बारे में अभी नहीं सोचा। इसमें वो एक पॉइंट ए ले लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट 4, जैसा कि हम समझा रहे थे। अब यहाँ से जो लाइन हमने मिलाया ये ओ ए एक वेक्टर हो गया। अब इस ओ ए वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? इस ओ ए वेक्टर को लिखने के लिए 3 के साथ आई लगाएंगे, 4 के साथ जी। क्यों हमने 3 के साथ आई लगाया? क्योंकि 3 एक्स एक्सिस पर हमारा है। 4 के साथ हमने जे क्यों लगाया? क्योंकि 4 हमारा वाई एक्सिस पर है। 3i + 4j इन एक्स वाई प्लेन। क्यों हमने कहा एक्स वाई प्लेन में? जेड का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, मतलब जेड का वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओए की बात करते हैं। तभी अभी हमने आपको सिखाया था कि ओए वेक्टर का डायरेक्शन ओ से ए की ओर होगा, क्योंकि एरो हमने ऐसे लगाया है कि ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, और मैग्नीट्यूड जो होगा ओए स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओए इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ओए, और ओए स्ट्रेट लाइन का लेंथ आप कैसे निकालेंगे? तो आप जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ओए इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओए जब आपने कैलकुलेट किया तो अब डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन के लिए हमें ये बताना होता है कि ओए लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आप चाहें तो वाई के साथ भी बता सकते हैं, हम आगे बताएंगे कि एक्स के लिए जब आप सीख लेंगे तो वाई के लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हमने क्या कहा कि ओए एक्स से एंगल अल्फा बना रहा है। ये अल्फा अगर टैन के टर्म में लिखें हमारी मर्जी, कॉस के टर्म में लिखें हमारी मर्जी, साइन के टर्म में लिखें हमारी मर्जी, बट यहाँ पर प्लेन के लिए टैन और कॉस सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप देख लीजिए टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3, और कॉस अल्फा लिखेंगे तब तो कॉस अल्फा के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस वैल्यू हो गया 3 डिवाइडेड बाई OA। ये फर्स्ट फार्मूला डायरेक्शन के लिए हो गया, ये सेकंड फार्मूला दोनों ही करेक्ट है। आगे जैसे जैसे डिस्कशन में हम बढ़ेंगे आपको बताएंगे कि कब हमें इसका यूज करना चाहिए, कब हमें इसका यूज करना चाहिए। दोनों ही यूज करेक्ट है। अब जनरल फार्मूला हम लिखना चाहते हैं। जनरल फार्मूला का सेंस क्या है? जनरल फार्मूला का सेंस ये है कि यहाँ पर हमने 3 और 4 एक फिक्स्ड वैल्यू ले रखा है। कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू मेरा हमारा फिक्स दिया हुआ रहेगा। गिवन वैल्यू 3, 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब हम फार्मूला कैसे लिखेंगे? पहले ये सोचिए, यहाँ पर 3 आई के बगल में 3 है, इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। जे के बगल में 4 है, इसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। चूंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। तो ये जो मैग्नीट्यूड आपने लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हम इसी को लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर? तो ये हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओए इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब यहां से देखें कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट आ रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA के लिए क्या करेंगे? tan अल्फा। तो tan अल्फा ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट, जैसा कि भी हमने समझाया। तो जहां पर 4/3 लिख रहे थे वहां पर y कंपोनेंट y x कंपोनेंट हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि tan अल्फा y कंपोनेंट y x कंपोनेंट है, तो फिर cos अल्फा हम क्या करेंगे? तो अब cos अल्फा के लिए यहां से आप देखें, cos अल्फा के लिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया था 3/OA। तो 3 हमारा क्या है? x कंपोनेंट, और OA क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। सिमिलरली फॉर ए वेक्टर इन स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, स्पेस का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है? जब हम प्लेन की बात करते हैं तो 2 ही एक्सिस होता है, और जब स्पेस की बात करते हैं तो 3 एक्सिस होता है। तो यहाँ पर 3 एक्सिस हो गया AI प्लस BJ प्लस CK। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला अगर यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर p, i के बगल में x कंपोनेंट, j के बगल में y कंपोनेंट, k के बगल में z कंपोनेंट। तो ये फार्मूला क्या हो गया, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जैसे अभी आपने देखा था x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ z कंपोनेंट हमने नहीं लिखा था क्योंकि z कंपोनेंट 0 था, बट यहाँ पर z कंपोनेंट भी है तो स्क्वायर रूट z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p की बात करने के लिए हम cos अल्फा जैसे वहां देखे थे वैसे यहाँ देखेंगे, लेकिन अब हो सकता है आपके दिमाग में है कि आपने tan अल्फा यहाँ लिखने का क्यों नहीं प्रयास किया। आप tan अल्फा भी लिख सकते हैं, बट स्पेस वेक्टर के लिए जो वेक्टर स्पेस में होता है उसके लिए cos अल्फा सबसे ज्यादा फेमस रिजल्ट है। cos अल्फा ही नहीं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और जब वेक्टर हम प्लेन में लिखते हैं तो उसके लिए tan अल्फा और cos अल्फा ये दोनों फेमस है। कौन फेमस है, tan अल्फा और cos अल्फा। और जब स्पेस में लिखते हैं तो उसके लिए cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा फेमस है। और आपको मर्जी लगे तो जब cos अल्फा मालूम है तो हम यहाँ से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बट अभी क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, cos अल्फा जब लिखेंगे तभी आपने पढ़ा था x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर x कंपोनेंट कितना है a और मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। फिर cos बीटा लिखेंगे तब y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। cos गामा लिखेंगे तब c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसके आगे हम चले कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो हमने निकाला है, इस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को कंबाइंड फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। फिर से आप देखें क्या कहते हैं हम लोग, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डिफाइंड एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। प्रूव दैट, और ये काफी फेमस रिजल्ट है, प्रूव दैट VBI। प्रूफ करना जरूर सीखें, बट बिना प्रूफ के भी इसको याद रखें। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देखें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 कैसे प्रूफ होगा। तो जो प्रूफ किया गया है, cos अल्फा का वैल्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और cos बीटा का वैल्यू देख रहे हैं y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, cos गामा का वैल्यू z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड 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 तीनों में कॉमन है। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब अभी भी जो फार्मूला आपने स्टडी किया है वो देखिए, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेते थे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता था, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट चुका है तो यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो चुका है, जो कि प्रूफ हमें नहीं करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है हमारा।